डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। पीएम ने इस संकल्प को पूरा करने के लिए बनाई हैं अनेकों योजनाएं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत गरीब तबके के लोगों के लिए मंत्रालय स्वीकृत कर चुका है 2,95,00,000 आवास। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मंगलवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सिरकॉट में शताब्दी समारोह को किया संबोधित। कहा, आज हमारा लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण। दिल्ली सीमा पर किसानों का प्रदर्शन जारी, मुद्दा पहुंचा संसद तक। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, मोदी सरकार के लिए किसानों का हित है, सर्वोपरि किसानों की उचित मांग पर उचित मंच पर किया जाएगा विचार। नोएडा में आंदोलनरत किसानों की मांग पर योगी सरकार ने बनाई 5 सदस्यीय समिति। 1 महीने के भीतर समिति देगी अपनी रिपोर्ट। और खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों की समस्याओं के समाधान को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता करार देते हुए कहा है कि देश के विकास में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कल मुंबई में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र के मुद्दों का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। जगदीप धनखड़ ने स्पष्ट किया कि किसानों के कल्याण के बिना विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रामीण मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में मीडिया को साझा किया। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। पीएम ने संकल्प को पूरा करने के लिए अनेकों योजनाएं बनाई हैं। महिला सशक्तिकरण हमारा बड़ा लक्ष्य है। अब तक 1,15,274 दीदी लखपति बन चुकी हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि योजना के प्रारंभ से ग्रामीण विकास विभाग 2,95,00,000 आवास स्वीकृत कर चुका है, जो हमारा टारगेट था। और उसमें से 2,68,00,000 घरों का निर्माण हम पूरा कर चुके हैं। अब 5 सालों में 2 करोड़ नए घर हमको और बनाने हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब तबके के लोगों के लिए 2,95,00,000 आवास मंत्रालय स्वीकृत कर चुका है और आगे 2 करोड़ नए घर और बनाने हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सिरकॉट में शताब्दी समारोह को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान ने 100 साल पूरे होने पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 100 साल पहले 1924 में जब ये प्रयोगशाला लैब बनी थी, तब शायद यही उद्देश्य होगा कि कपास से अधिकतम लाभ कैसे कमाएं। लेकिन आज हमारा लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण करना। वैभवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत का निर्माण किसान के बिना नहीं हो सकता। आज भी कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि यांत्रिक रूप से चुनी गई कपास के प्रसंस्करण के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान के 100 साल पूरे होने पर यहाँ पायलट संयंत्र की सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि निजी कंपनियां किसानों को बीज बहुत महंगा देती हैं।
ICAR की कोशिश होनी चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण बीज कम दामों पर किसानों को मिल सके। 100 साल पूरे हुए, अब हर एक उपलब्धि बताने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आपने तो हासिल किए। 100 साल पूरे होने पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, अपने वैज्ञानिकों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जिन्होंने एक नए मुकाम पर इस संस्थान को पहुंचाया है। उन सबका अभिनंदन करता हूं, उन सबका स्वागत करता हूं। कपास का बीज मिलता वो इतना महंगा मिलता है कि कई बार किसानों के फोन आते हैं, मिलने आते हैं कि कपास निजी कंपनियां कितना महंगा बीज किसान को देती है। ICAR को ये कोशिश करनी चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण बीज जिसको आप बनाते हैं, नए नए बीज कैसे किसान को कम दामों पर मिले, कंपनी उसको लूट ना पाए। उन्होंने कहा कि हमें केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सिरकॉट का 2047 तक का रोड मैप भी बनाना चाहिए। उस पर हम तेजी से काम करें ताकि कपास का उत्पादन करने वाले किसान कपास में होने वाली डीलिंग, प्रोसेसिंग, बिनाई तक होने वाले काम कर सकें। उन्होंने कहा कि नई उमंग और उत्साह के साथ नया सफर तय करें, जिससे किसान का भी कल्याण हो, उद्योग भी ठीक से चले, वस्त्र भी अच्छे मिले और सिरकॉट भी आगे बढ़े। 2-3 चीजें मुझे लगती है जो इस संस्थान में जरूरी है अभी। एक तो कपास की चुराई का मशीनीकरण भारत में कपास की खेती की स्थिरता बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एकमात्र संस्थान है सिरकॉट जो यांत्रिक रूप से चुनी गई कपास के प्रसंस्करण के लिए काम कर रहा है। यांत्रिक रूप से काटी गई कपास के प्रसंस्करण के लिए संयंत्र और मशीनरी को अनुकूलित करने की जरूरत है। इसके लिए एक पायलट संयंत्र सुविधा की व्यवस्था यहां की जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत विगत 4 वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मत्स्य विभाग भारत सरकार ने कुल 135.17 करोड़ की लागत से केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव की मत्स्यिकी विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। स्वीकृत परियोजनाओं में रेयरिंग पॉन्ड्स का निर्माण, ग्रो आउट पॉन्ड, ऑर्नामेंटल फिश रेयरिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज सीवीड के लिए ब्रूड बैंक की स्थापना, मत्स्य मूल्यवर्धित उद्यम, परिवहन के लिए वाहन, मीठे पानी की जलीय कृषि आदि शामिल हैं। परियोजनाओं में दीव के वन कबारा में एक स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग हार्बर का विकास भी शामिल है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव में अब तक PMMSY के तहत कई लाभार्थियों को लाभ मिला है, जिसमें मिश्रित कंपोजिट फिश कल्चर सहित मीठे पानी की जल कृषि के लिए इनपुट के तहत 8 लाभार्थी और फिश ट्रांसपोर्ट के लिए आइस बॉक्स के साथ मोटरसाइकिल प्राप्त करने वाले 2 लाभार्थी शामिल हैं। कर्नाटक में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित नीली क्रांति योजना का मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ा है। इस योजना के तहत मछुआरों को विभिन्न गतिविधियों जैसे केज कल्चर, बायोफ्लॉक तालाब, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, मत्स्य परिवहन के लिए इंसुलेटेड वाहन, रेफ्रिजरेटेड वाहन, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज जैसी कोल्ड चेन सुविधाओं का निर्माण आदि के लिए सहायता प्रदान की गई है। जिले के मछुआरे पारंपरिक लकड़ी की नावों से फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक FRP नावों पर शिफ्ट हुए हैं। ट्रिलिंग से गिलनेट फिशिंग और डीप सी फिशिंग की ओर बढ़ गए हैं। इस योजना ने विशेष रूप से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि, आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों का सृजन, टिकाऊ सस्टेनेबल मत्स्यन प्रथाओं को बढ़ावा देने, आधुनिक तकनीकों को अपनाने, निर्यात में वृद्धि और जिले में वैश्विक बाजारों तक पहुंच में बहुविध प्रभाव पैदा किए हैं। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान अपनी मांगों को लेकर सोमवार से दिल्ली सीमा पर डटे हुए हैं, जिसके बाद ये मुद्दा संसद तक पहुंच गया है। किसानों की मांगों और प्रदर्शन से उत्पन्न हो रही समस्याओं पर DD न्यूज के संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर हमारे साथ हैं। सर, किसान फिर धरना दे रहे हैं, दिल्ली आना चाह रहे हैं। देखिए, किसान
के हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है। मोदी सरकार हमेशा किसानों के प्रति समर्पित सरकार है। पिछले 10 सालों में किसानों के लिए जो काम मोदी सरकार ने किया है वो अपने आप में इतिहास में एक मिसाल है। किसान की आमदनी कैसे बढ़े, किसान की फसल की एमएसपी पर खरीद कैसे हो, किसान की फसल की कीमत कैसे उचित कीमत मिले, इस सब पर मोदी सरकार ने काम किया है। ये हमारे भाई हैं, इनका कोई अगर उचित मांग है उस पर उचित प्लेटफॉर्म पर विचार किया जाएगा और उनकी कोई समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी निश्चित तौर पर मोदी सरकार के द्वारा होगा। आप कह रहे हैं कि जो उनकी उचित मांग है उस पर विचार किया जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि हर साल अब ऐसा हो गया है कि किसान दिल्ली की तरफ कूच कर आते हैं, लोगों को परेशानी होती है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन अधिकार है, बस लोगों को परेशानी न हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन किसानों से? क्या कोई राजनीति प्रेरित भी है कुछ? लेकिन मैं समझता हूँ हर किसी को लोकतंत्र में अपना प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार लोगों की परेशानी का कारण बन जाए तो ये ठीक नहीं है। लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए, रोड और ट्रेनें बाधित नहीं होनी चाहिए। अपनी बात को उचित ढंग से उचित प्लेटफॉर्म पर उनको कहने का पूरा अधिकार है। मोदी सरकार हर किसी की बात को सुनने को तैयार है और उसका उचित समाधान करने को तैयार है। और जहाँ तक किसानों की बात है, ये किसान वहीं जाते हैं जहाँ इनको कुछ मिलने की उम्मीद होती है। तो मोदी सरकार ने इनके लिए बहुत कुछ किया है, इनको और ज़्यादा उम्मीदें भी मोदी सरकार से हैं, इसलिए ये मांग समय समय पर उठाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णपाल सिंह गुर्जर। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है किसानों के लिए और ज़्यादा उन्हें उम्मीदें हैं, इसलिए इस तरह वो प्रदर्शन करते हैं, मांगे उठाते हैं। उनकी उचित मांगों पर उचित प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए। सरकार हमेशा विचार करेगी। साथ ही साथ धरना दे रहे या प्रदर्शन कर रहे किसान इस बात का भी ध्यान रखें कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। कैमरामैन अनिकेत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में आंदोलन कर रहे किसानों की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सदस्यीय समिति का गठन करने का आदेश दिया है। इसकी अध्यक्षता IAS अनिल कुमार सागर करेंगे। समिति में उनके अलावा पीयूष वर्मा, संजय खत्री, सौम्य श्रीवास्तव, कपिल सिंह को जगह दी गई है। ये समिति 1 महीने में अपनी रिपोर्ट और अनुशंसा सरकार को पेश करेगी। हिमाचल प्रदेश में बारिश न होने से जहां किसानों की समस्याएं बढ़ी हैं, वहीं सिरमौर जिले में भी पिछले लगभग 2.5 महीने से बारिश के न होने से सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। रबी फसल की बिजाई के लिए किसान वर्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश की राह तकते हुए अब रबी की बिजाई का समय खत्म होने जा रहा है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में अभी तक 50% किसान ही गेहूं की बिजाई कर पाए हैं। इस वर्ष जिले में 53,400 क्विंटल गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मौसम की बेरुखी से किसान मायूस हैं। जिले के पौंटा उपमंडल में सिंचाई सुविधाएं होने के कारण किसानों की बारिश पर निर्भरता कम है, लेकिन अन्य उपमंडलों में किसान पूरी तरह से वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे 15 दिसंबर तक HPW 373 बीज लगाएं। इसके अलावा HD 2960 और HD 3086 बीज भी उपलब्ध कराए गए हैं। अगर रबी के मौसम में और बारिश नहीं होती है तो किसान विकल्प के तौर पर आलू लगाने पर विचार कर सकते हैं। आकस्मिक योजना के तहत कुफरी ज्योति आलू के 1200 क्विंटल बीज सभी उपमंडलों पर उपलब्ध कराए गए हैं। किसान 15 जनवरी तक आलू उगा सकेंगे, जिससे उन्हें कम से कम नुकसान होगा। कश्मीर घाटी अपनी मनमोहक सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इस आकर्षण में यहाँ के उद्यानों का एक विशेष महत्व है। श्रीनगर में शरद ऋतु सहित ऑफ सीजन के दौरान पहला गुलदाउदी उद्यान एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ये उद्यान अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जैसे ऑफ सीजन के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटकों, विशेष रूप से शोध करने वाले छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करता है। ये पारंपरिक रूप से शांत शरद ऋतु के महीनों के दौरान कश्मीर के पर्यटन परिदृश्य में आकर्षण जोड़ते हुए पीले, लाल, गुलाबी और बैंगनी रंगों में जीवंत फूलों को प्रदर्शित करता है। क्योंकि एक ऐसा फ्लावर है जो ऑटम में ब्लूम होता है।
क्यों ऑटम में आप देखोगे हमारे जो अब के सारे फ्लावर्स अब ख़त्म होने लगे, तो लेकिन ये जो फ्लावर है ये हमें रहेगा जब तक फ्रॉस्ट नहीं होता है। इवन कुछ वैरायटीज़ हमारे पास है जो उसके बाद भी ब्लूम करती है। सो ये हम यहाँ कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते हैं कि क्राइजेंथेमम का एक गार्डन हम लाए जैसे ट्यूलिप गार्डन के तर्ज पे, और ये एक एडिशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन हमारी JNK के लिए हो। इंशाल्लाह मुझे लगता है जल्दी कुछ सालों में आप देखेंगे एक एडिशनल अट्रैक्शन होगी कश्मीर में, एंड इट विल बी ऑन द नेम ऑफ क्राइजेंथेमम गार्डन, एंड इसको लोकली हम गुली दाऊद कहते हैं। मे बी जैसे हम गुली लाला से गुली दाऊद तक का ही सफ़र होगा हमारा। मैंने भी पहली बार ये गार्डन विज़िट किया और मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। और आई थिंक बेस्ट पार्ट इस गार्डन की यही है कि यहाँ पे इस टाइम जो फ्लावर्स उग रहे हैं ना, जैसे कि वी नो इस टाइम ऑटम का सीज़न चल रहा है, बट स्टिल ये वाले फ्लावर्स जो हैं ये अभी उग रहे हैं। सो आई थिंक बहुत खूबसूरत है। आई थिंक इन पे अच्छी खासी रिसर्च की जा सकती है इसके रिलेटेड, मतलब ये टूरिज़्म को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है ये चीज़। तो मुझे लगता है इसमें ना काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी सारी हैं। श्रीनगर में बोटानिकल गार्डन के भीतर स्थित गुलदाउदी थीम गार्डन को 1.869 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इस उद्यान को शुरू करने में उद्यान विभाग और शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर ने अहम भूमिका निभाई है। गुलदाउदी उद्यान बर्फबारी से पहले पर्यटकों को गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे स्थलों की ओर आकर्षित करता है। यहाँ के लोगों में एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व करके इस फूल को मल्टीप्लाई करें, लार्ज स्केल पे मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये सिर्फ बागों तक ही महदूद न रहे फ्लोरिकल्चर यूनिवर्सिटी के, लेकिन ये हर घर में जाएगा। हर जो हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, अगर आप आ जाएंगे वहाँ पे आज आपको बहुत सारे फूल नहीं दिखेंगे, लेकिन इन फूलों को जब हम वहाँ पे लगाएंगे, वहाँ पे उन गार्डनों को हम सजाएंगे, तो हम एक बार फिर से इस सीज़न में उन गार्डन्स को, उन हेल्थ रिजॉर्ट्स को हिंदुस्तान के टूरिस्ट्स के लिए खोल सकते हैं, दुनिया भर के टूरिस्ट्स के लिए भी खोल सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एगमार्ट नेट के मुताबिक पंजाब की गुरदासपुर मंडी में लहसुन के कारोबार में बढ़त का रुख देखने को मिला। यहां 2 दिसंबर को लहसुन का भाव था 30,000 रुपए। 3 दिसंबर को लहसुन का भाव 5,000 रुपए उछलकर 35,000 रुपए हो गया। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भी लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 3 दिसंबर को लहसुन का भाव 2,000 रुपए चढ़कर 25,000 रुपए से 27,000 रुपए हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 2 दिसंबर को लहसुन का भाव रहा 23,500 रुपए। 3 दिसंबर को इसमें 500 रुपए की तेजी आई और भाव 24,000 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 2 और 3 दिसंबर को लहसुन का भाव 19,500 रुपए पर बरकरार रहा। लहसुन की पैदावार की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा लहसुन की पैदावार करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश तकरीबन 65% लहसुन की पैदावार करता है। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात भी ऐसे राज्य हैं जहां लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और यहां पैदावार भी अच्छी होती है। इस साल लहसुन की पैदावार को देखें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान लहसुन की कुल पैदावार 32,13,930 टन रही है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 32,39,453 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है, यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। एगमार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 2 दिसंबर को उड़द का भाव था 7,280 रुपए। 3 दिसंबर को इसमें 250 रुपए की तेजी आई और भाव 7,530 रुपए क्विंटल हो गया।
गुजरात की राजकोट मंडी में भी मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 दिसंबर को उड़द का भाव 7,500 रुपए क्विंटल था। 3 दिसंबर को 125 रुपए चढ़कर भाव 7,625 रुपए क्विंटल हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में कमजोरी का रुख देखा गया। यहाँ 2 दिसंबर को उड़द का भाव 9,140 रुपए था, जो कि 3 दिसंबर को 10 रुपए लुढ़क कर 9,130 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली में 2 दिसंबर को उड़द का भाव 8,950 रुपए क्विंटल था। 3 दिसंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 8,950 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 23,19,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम पंजाब और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में इस मौसम में गेहूं की बुवाई की जा सकती है। पंजाब में ही गेहूं में गुलाबी तना छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। पंजाब में गन्ने को शीर्ष छेदक कीट से बचाने के लिए ज़रूरी कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही यहाँ के किसान इस समय गन्ने की विभिन्न किस्मों की बुवाई भी कर सकते हैं। पंजाब में सरसों की विभिन्न किस्मों जैसे RCH 1, गिरिराज और RLC 3 जैसी किस्मों की बुवाई की जा सकती है। पंजाब में इस मौसम में टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और मिर्च के पौधे लगाए जा सकते हैं। यहाँ साथ ही प्याज की विभिन्न किस्मों की बुवाई भी की जा सकती है। पंजाब में किसान मेथी, धनिया, गाजर, मूली, शलगम, पालक और मटर की विभिन्न किस्मों की बुवाई भी कर लें। यहाँ नींबू वर्गीय फलों में कैंकर के प्रबंधन के लिए ज़रूरी कीटनाशक छिड़क लें। हरियाणा में इस समय गेहूं और सरसों की बुवाई की जा सकती है। हरियाणा में ही आलू, मेथी, धनिया, गाजर, मूली, शलगम और पालक की बुवाई भी की जा सकती है। यहाँ के किसान टमाटर की नर्सरी भी लगा लें और यहाँ पहले से खड़ी सब्जियों के खेतों में पानी जमा ना होने दें। हरियाणा में इस समय स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए जा सकते हैं। यहाँ बेर के पौधों को पाउडरी फफूंदी से बचाने के लिए किसान ज़रूरी दवाएं छिड़क लें। हरियाणा में फलों जैसे नाशपाती, आड़ू और अंगूर को ठंड से बचाने के लिए इनके बागों की आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद
पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और आइए नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के दौरे के दौरान पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुंबई में भाजपा विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। तेलंगाना के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र मुलुक जिले में जमीन के अंदर 40 किलोमीटर गहराई में था। राजस्थान के चूरू में हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हुए हैं। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के संभल दौरे को निशाने पर लिया गया। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये वोट बैंक की राजनीति है। संभल में हुई हिंसा को लेकर पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। संभल में घटनास्थल से पाकिस्तानी कारतूस का खोखा बरामद किया गया। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में आंदोलन कर रहे किसानों की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सदस्यीय समिति का गठन करने का आदेश दिया है। श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर अमृतसर में जानलेवा हमला हुआ है। हमले में सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बचे। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की विफलता बताया है। देश में बेरोजगारी दर अक्टूबर में 8.7% के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद नवंबर 2024 में घटकर 8% रह गई। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।